जुबानी युद्ध, इसी युद्ध में समस्याओं के हल भी होंगे। राजनीति सियासत का सुपर संडे प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं हम भाजपा से कि भाजपा से जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी जी। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं कि पिछले जो 4.5 साल का कार्य किया है आपकी सरकार ने, ऐसा क्या है आप फिर बोल रहे हो कि हमारी सरकार आएगी इस बार फिर से? इस प्रकार से है कि पिछले 4.5 वर्षों में जो जयराम सरकार ने जो काम किया है उसमें जो अभी ये अंतिम बजट भी आया है, तो इस बजट के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जयराम सरकार ने प्रत्येक वर्ग का जो है वो ध्यान रखा है। उसमें जहां मनरेगा की दिहाड़ी जो थी वो 300 रुपये थी, तो 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये। इसी प्रकार काफ़ी लंबे समय से जो आशा वर्कर थे, आंगनवाड़ी वर्कर थे, इस प्रकार छोटे से छोटे कर्मचारी कह लीजिए या महिला कह लीजिए, तो प्रत्येक के सम्मान को एक प्रकार से उन्होंने उनका मानदेय बढ़ा करके उनको सम्मानित किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में जयराम सरकार ने काम न की। जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात थी तो वो 80 वर्ष आयु हुआ करती थी और वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम होता था, तो वो उसको भी बहुत ज़्यादा आसान किया गया और आज 60 वर्ष से ऊपर जो है सामाजिक पेंशन की बात की गई है जी। तो उसमें विधवाओं को भी जो है वो सुरक्षा दी गई है। तो सबसे बड़ी समाज में जो सुरक्षा होती है वो धन के द्वारा ही होती है। ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ग का जो पैसे से उन्होंने आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाया है जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जयराम जी के बारे में जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है एक सकारात्मक माहौल है और ये पक्का है कि इस पर जो है वो भाजपा जो है फिर से सरकार बनाएगी। विकास जी, आप क्या इनकी बात से सहमत हो कि जो बीजेपी है उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि इस बार फिर सक्षम है, दोबारा फिर से अपनी सरकार रिपीट कर पाएगी? देखिए जी, मुझे तो ये मुंगरी लाल का हसीन सपना लगता है। कैसे सरकार रिपीट करेगी? आप इनका 4 साल का आप इनका सिस्टम देखिए। 4.5 क्या, अब तो 5 साल होने वाले हैं। जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की बात है, जहाँ तक भाई साहब कह रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा हमने देने की कोशिश की है और हमने जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग को मदद देने की कोशिश की है। अगर इन्होंने ऐसी कोशिश की है और ये हर वर्ग को साथ लेकर चले हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, पंचायत के साथ जुड़े जो कर्मचारी हैं, वो स्ट्राइक पर क्यों बैठे? हमारी जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी में जो कार्य कर रही महिलाएं हैं, हमारी आशा वर्कर जो हैं, वो समय समय पर वो सभी आंदोलन कर रही हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आंदोलन के ऊपर नहीं उतरा है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अगर ये सबको सब कुछ दे रहे हैं तो क्यों इसके खिलाफ जा रहे हैं? चलो, ये तो होगी इनकी बात। तो फिर आप किस प्रकार दावा कर रहे हो कि आपकी सरकार आएगी इस बार? क्योंकि कांग्रेस भी काफ़ी लंबे समय से विपक्ष में बैठी हुई है, तो इस बार किस प्रकार का आपका कितना जो दावा है कितना मजबूत है? आप किन बातों को लेकर मानते हो कि आपका दावा मजबूत है? फिर देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में रही है, कांग्रेस हर वर्ग को साथ लेकर चली है। कांग्रेस ने हर वर्ग का काम किया है और जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम पावर में आएंगे, जब हम शासन को संभालेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हम सत्ता में आएंगे, जब हमें सेवा का मौका मिलेगा। क्या मुद्दा रहेगा मेन आपका इस बार? देखिए, बेरोजगारी उच्च स्तर पर है। हम बेरोजगारी से लड़ने के लिए काम करेंगे। आप अपने क्षेत्र में ही देखो, ऐसा क्या ऐसी इनकी गलत नीतियां रही हैं। आप डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही देखो, हमारे कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारी इंडस्ट्री के बंद होने का कारण क्या है? सरकार की ऐसी नीति, सरकार की ऐसी पॉलिसी जो इंडस्ट्री को साथ लेकर नहीं चल रही है। इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री जा रही, बेरोजगारी फैल रही है। तो सर, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी अपना हिमाचल में शुरुआत करने जा रही है और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आम आदमी पार्टी को आज हमारे स्टूडियो में। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ भाजपा अपना मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, तो आपकी दावेदारी फिर कहाँ है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो भाजपा की दावेदारी से बात करूंगा। जी बिल्कुल। भाजपा अगर दावेदारी पेश कर रही है तो इनको खुद को पता है कि इनकी पार्टी में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नामों के ऊपर चर्चा क्यों हुई है। वो अपने आप में ये बात दर्शाती है कि पार्टी की जो हाई कमान है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि कल को भाजपा जो है मिशन रिपीट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि हर वर्ग का इन्होंने ध्यान रखा है तो वो भी उसकी ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है। आज कांग्रेस कहती है हमारी पार्टी बने सत्ता में आएगी, भाजपा कहती है हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन यही चीज़ अभी तक तो होती रही है। उसका कारण था, कोई भी सरकार रिपीट नहीं की है। रिपीट ना करने का कारण क्या रहा है? कारण एक रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोगों के पास विकल्प नहीं होने के कारण एक पार्टी सत्ता में आके राज कर जाती थी, दोबारा वोट मांगने आती थी तो आके ये कहती थी कि हम लोग ये काम करेंगे अगर आप हमें मौका दोगे। जी बिल्कुल। ये बताने के लिए था नहीं कुछ कि हमने ये किया है इसलिए हमें मौका दो। तो जनता बेबसी में दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आती थी, पहली को अपदस्थ कर देती थी। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के रूप में एक विकल्प है और आम आदमी पार्टी जो है वो हवा में चुनाव नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी मुद्दों से चुनाव लड़ रही है, तो जनता का सबसे बड़ा ये चीज़ कि जो इन्होंने जनता ने बारी बारी दोनों पार्टियों को बदला है, इस बात को दर्शाता है कि जनता दोनों ही पार्टियों से पूरी तरह से नाखुश है। और वो सब आपने मुद्दे की बात की, तो मुद्दा कौन सा रहेगा इस पर फिर आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है और बहुत सारी और चीज़ें हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। अगर आप जाके देखो दिल्ली में, तो दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके लिए स्टडी करने के लिए विदेशों से आज टीमें आ रही हैं। तो उसी के कारण दिल्ली में जो तीसरी सरकार चली है, क्योंकि जो सरकार ने वादे किए वहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने जो वो सारा कुछ डिलीवर किया। उसी विश्वास के कारण आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पूर्ण लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ पंजाब में आई है। तो वो मुद्दे जो हैं वो लोगों के मुद्दे हैं, आम जनमानस के मुद्दे हैं और जनमानस को चाहिए क्या? बिल्कुल सर, आप बात कर रहे हैं दिल्ली की, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की। क्या दिल्ली मुद्दा लेके पंजाब में सरकार आई है, पंजाब मुद्दा लेके हिमाचल में भी आपकी सरकार बन सकती है? मुद्दा तो हिमाचल की बात कर रहे हैं हम तो। देखिए, बुनियादी सुविधाएं तो हर इंसान की वही हैं, वो चाहे दिल्ली में रहे, चाहे किसी विदेश में रहे या हिमाचल में रहे। आम आदमी को आज क्या चाहिए? यहाँ पर आप स्कूल, बिल्डिंगें बनाने से स्कूल नहीं बनते, बिल्डिंगें बनाने को विकास नहीं कहते। विकास होता है कि वहाँ पे आपको शिक्षा कैसी मिल रही है। विकास होगा जब आपके जो बच्चे हैं, आपका जो युवा वर्ग है वो शिक्षित होगा, उनको रोजगार मिलेगा, वो लोगों को नौकरियाँ ढूंढने की बजाय नौकरियाँ देने की बात करेंगे तो विकास होगा। अच्छा स्वस्थ आपका समाज होगा तो विकास होगा। बिल्डिंगें बनाने को विकास नहीं कहते हैं। बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्डिंगें बनाने को विकास नहीं कहते। तो अगर बात करें तो आपकी सरकार ने बिल्डिंगें बनाई, अगर ऊना की बात करें तो यहाँ भी बड़ी एक बिल्डिंग बनी है, लेकिन रोजगार नहीं है वहाँ पे, बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो रोजगार पे किस प्रकार आपकी पार्टी ने काम किया है 5 साल में? देखिए, मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इस योजना के द्वारा सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो स्वावलंबन की ओर जाएं, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है और ये जयराम ठाकुर सरकार की प्राथमिकता में रहा है। और इस प्रकार ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है इसके द्वारा इसको लागू किया गया और पिछले समय से लगभग 9000 युवा जो हैं वो इसमें उन्होंने रोजगार प्राप्त किया है। सिर्फ 9000 ने रोजगार प्राप्त किया है जी। उसके अलावा 4 सालों में विभिन्न इकाइयों में जो है ये 5622 इकाइयाँ जो है अप्रूव हुई हैं, जिसमें लगभग 23 करोड़ का अनुदान जो है वो युवाओं ने जो है हिमाचल में प्राप्त किया है। इसके साथ ही बैंकों द्वारा जो 4397 मामले जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 4693 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो युवाओं को आवंटित किया गया है। सरकार का कहीं ना कहीं मानना है या लगता है कि हम जो युवा हैं वो अपने स्वरोजगार की ओर जाएं और स्वरोजगार के द्वारा ही जो है वो युवाओं की जो बेरोजगारी है वो दूर की जा सकती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जैसे कांग्रेस के बयान आ रहे हैं लगातार कि लगभग उन्होंने अपने सत्ता काल में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी है,
तो इस पक्ष है वो आपके ऊपर भारी नहीं है रोजगार के मामले में? इसमें आने वाले समय में अभी जैसे कि इस बार का बजट आया तो इसमें 30,000 से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PWD है, शिक्षा है या दूसरे विभागों के अंदर जो है वो 30,000 नौकरियां देने का प्रावधान इस बजट में भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं 2 साल कोविड का समय भी रहा है, तो सरकार ने जो मूलतः जो काम किया वो तो 2 वर्षों तक ही काम किया है और इसमें बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार ने दी हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं हिमाचल के अंदर, तो उन प्रोजेक्ट्स में भी आने वाले समय में जो है वो युवाओं को रोजगार। विकास जी, आप सहमत हो इनकी बात से? बिल्कुल नहीं जी। देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि 23 करोड़ रुपया इन्होंने अनुदान दिया। जी बिल्कुल, आंकड़े आ रहे हैं जी। पूरी स्टेट में 223 चलो 223 करोड़ मान लेते हैं, 213 करोड़ मान लेते हैं, वैसे तो इन्होंने 23 करोड़ बोला, चलो 223 करोड़ मान लेते हैं। 223 करोड़ रुपया अनुदान एक इतने बड़ी स्टेट में, इतने बड़े राज्य में, अगर वो तो केवल एक मिनट इसको पूरा कर लें, लेट मी स्पीक समय दीजिए। अगर 223 करोड़ रुपया इतने बड़े राज्य में अनुदान दिया जा रहा है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, ये कहां तक राशि, इसे हम कितने बड़ी राशि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मान सकते हैं? एक योजना देखिए, हिमाचल की मैं इनको पूरा कर लें। देखिए, पुलिस भर्ती हुई नहीं, होनी थी। पेपर लीक हो गए। हमारे युवा जिनको नौकरी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, लोग परेशान हुए, हमारे बच्चे परेशान हुए। जिन बच्चों ने मेहनत की, फॉर्म भरे, खर्चा किया, वो कौन थे? बेरोजगार हमारे नवयुवा थे जिन्होंने खर्चा किया, फॉर्म भरे, नौकरी के लिए गए, बिल्कुल अपना समय बर्बाद किया। पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक करवाया गया। सरकार की बहुत बड़ी नालायकी थी। हमारे जो युवाओं को रोजगार मिलना था वो रोजगार खत्म हो गया, रोजगार नहीं मिल सका। हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, मैंने पहले भी कहा हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उनसे हमारा रोजगार खत्म हुआ है। तो इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। पकौड़े तलना रोजगार नहीं है, पकौड़े तलने के लिए कहना रोजगार नहीं है। रोजगार वो है जो सरकार देती है। इनसे पूछते सर, आपसे जाने की कोशिश करते हैं कि आपके समय काल में 3 बार टेस्ट कंडक्ट हुआ, तो तीनों बार संदेह के घेरे में रहा, ऐसा क्यों? अभी हाल ही में ले लो आप, 2020 में हुआ, 2022 में हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा आपकी सरकार में ही क्यों हुआ? फिर ऐसा है, जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और जो लोग सीट बैठा दी है सर, कार्रवाई के नाम पे सीट बैठ गए, तो कार्रवाई क्या होगी आज तक? वो कार्रवाई तो वो जो सीट की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से वो कार्रवाई होगी। लेकिन कितना कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी स्टेट है, तो ऐसी जो कमी है, संदेह के घेरे में आना, पेपर लीक होना, कहीं ना कहीं आपकी सरकार की फेलियर गिना जा सकता है इसको? फिर नहीं, इसमें ऐसा है कि एक सरकार का एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है, तो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं इस प्रकार की चूक हुई है। आप मानते हो सर, इसको चूक मानते हो? सरकार की इतना बड़ा स्टेट चलाना है, मुख्यमंत्री सरकार, इसको चूक कह के अपना सारा जो उसको किसी और पे थोप दिया, ऐसा सही है क्या? देखिए, पर्दा तो डालेगी ही सरकार, क्योंकि सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही है और इनको ये बात माननी चाहिए, नीचे से ऊपर तक माननी चाहिए। जी बिल्कुल। जो भाजपा कहती है, भाजपा का आज की तारीख में एजेंडा इस तरह का है कि आप मान लो बाहर सड़क के ऊपर कालीन बिछा दो और आपके पाँव में कंकड़ हो जूते में, तो आप कितना चल पाओगे? ठीक उसी तरह से हर इंसान की हालत आज भाजपा के शासनकाल में हुई है। अब जिन लोगों की अगर हम ये एग्ज़ाम्स की बात करें, पेपर लीक हुए, निकल गए, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, एक पैसे की भी बात नहीं मैं करता कि किसी का कितना पैसा खर्च हो गया, पैसा फिर भी इंसान कमा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर इस एग्ज़ाम को मिस करके कोई ओवर एज हो गया, बिल्कुल, तो उसका तो कैरियर बर्बाद हो गया। उसने सारा कुछ एक ही उसी चीज़ के ऊपर फोकस करके किया था। क्या सरकार के पास, भाजपा के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिन लोगों को ऐसे हो तो उनको वो कंपनसेट करे? मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई पॉलिसी ऐसी। तो क्यों ना कंपनसेट करें? हमारे देश के अगर युवाओं के बारे में सरकार सोचती है तो इनको सारा कुछ सोचना चाहिए। लेकिन ये दूसरी तरह से एक सियासत भी हो सकती है, पेपर लीक करवा दो, बिठा दो, उससे क्या है, ये हो जाएगा कि नौकरियां चली गई, बात जी बिल्कुल। पेपर लीक करवाना एक सियासत भी हो सकती है। तो चलते हैं, हमारे जो मेहमान हैं अश्विनी जी, सर जानना चाहते हैं कि हमेशा ही
जब भी चुनाव आता है तो रोजगार का मुद्दा अहम रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सभी पार्टियां रोजगार युवा के नाम पर ही सियासत कर रही हैं? देखिए, पिछले 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। पिछले 75 वर्षों की आज़ादी का 75वां वर्ष अपना देश मना रहा है। तो बेरोजगारी की जो समस्या थी ये बहुत पहले दूर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले की सरकारों ने क्या काम किया, किस प्रकार की नीतियां बनाई, उन नीतियों का परिणाम ही है कि आज भारत का जो युवा है वो इस कगार पर पहुंचा है। ऐसा तो नहीं है कि जो ये हमारा बेरोजगारी है ये अभी 4 या 5 वर्षों में आई हो, पहले से बेरोजगारी रही है। अगर पहले से कोई अच्छी नीतियां बनी होती, जहां तक इस समय की सरकार की बात है, केंद्र की सरकार की बात है, 1988 के बाद जो हमारी एजुकेशन, इसका मतलब आप मानते हो कि रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा अहम है? आप सर मानते हो कि पिछली सरकारों ने भी रोजगार नहीं दिया तो आज तक ये मुद्दा ऐसे ही चल रहा है? फिर बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को रोजगार मिले हैं किसी सरकार ने तो दिए हैं। अब अगर इनका ये कहना है कि अधिकतम समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, अगर अधिकतम समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो जिन लोगों को रोजगार मिला है उसी सरकार के समय में मिला है। और जो बेरोजगारी है ये दिन प्रतिदिन बढ़ी है, ये बढ़ गई है। जो हालत पिछले 6 और 8 सालों से हुई है, इससे पहले ऐसी हालत नहीं थी। कितने % बेरोजगारी बढ़ गई है? देखिए, आप आंकड़े आप देखिए, दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। आज के समय में युवा देखिए, अब जो इनकी जो अग्निवीर अग्निपथ योजना आई है, क्या इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है? जो तक आई वॉश है, दिखा रहे हैं 4 साल के लिए नौकरी देंगे, क्या वो रोजगार होगा? आप मानते हो गलत नीति की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है? आई वॉश नहीं है। अग्निपथ योजना तो पिछले, ये कांग्रेस के समय की योजना है, ये बहुत पहले लागू हो जानी थी, लेकिन उसके बीच में कोविड भी आ गया। लेकिन ये योजना केवल भारत में ही लागू नहीं है, ये बहुत सारे लगभग सभी विकसित देशों की योजना है। कहीं ना कहीं से बेरोजगारी बढ़ेगी, आप मानते हो इस बात को कि नहीं? अग्निपथ योजना है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं, जबकि रोजगार मिलेगा। ऐसा कौन सा युवा है, मुझे आप बताइए, कि 22 वर्ष की उम्र में 25 लाख रुपए उसके पास होंगे। जब मैं 25 वर्ष का था तो मैं 800 रुपए के ऊपर नौकरी करता था। जी बिल्कुल, ठीक है। आप सहमत हो सर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भाजपा को और कांग्रेस को दोनों को अपनी नाकामियों को मानना होगा जी। इसके बगैर भाजपा ने तो मान लिया कि समय की सरकार आई, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी कांग्रेस ने भी माना कि बेरोजगारी है, और कांग्रेस के वक्त में भी बढ़ी है। 38 साल तक कांग्रेस ने हिमाचल पे शासन किया है, और 17-18 साल से शासन जो है वो भाजपा ने किया। और दोनों के काल में अगर ये ग्राफ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों की नाकामी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अग्निपथ योजना की बात करें तो अग्निपथ योजना का दूसरा पहलू शायद सरकार ने नहीं सोचा, जो मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये कहते हैं कौन सा युवा है जिसके पास 25 लाख होगा। मैं मानता हूँ 25 लाख रुपया उसके पास, 25 लाख उसके पास नहीं होगा, उसको 12 लाख समथिंग कुछ बाद में मिलेगा 4 सालों की, उसके बाद बाकी तो उसने अपनी सर्विस दी है। अब आज जो महंगाई का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से एक अच्छे भले घर वाले को भी जो अच्छी इनकम लेता है, सांस लेना दूभर हो गया इतनी महंगाई के ज़माने में। तो आज से 4 साल 5 साल बाद जो कमा के 12 लाख निकलेगा तो वो कुछ भी नहीं होगा, ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर होगा। महंगाई बढ़ जाएगी तो उस समय कुछ नहीं होगा। एक चीज़, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि चौथे साल में उसको लगभग 40,000 की सैलरी मिलेगी। वो 40,000 की सैलरी लेके 25 साल की उम्र में युवा रिटायर हो जाएगा, और उसके बाद बिजनेस की जो हालत है, बिजनेस की सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं कि बिजनेस करने लायक भाजपा की केंद्र सरकार ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको छोड़कर बाकी हर एक जगह पे त्राही हुई है। अब 25 साल की उम्र में कोई 12 लाख रुपया ला के कोई अगर ये सोचे कि कोई बिजनेस कर लेगा तो ये असंभव है, ये सिवाय मतलब एक सपना देखने के अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर वही रोजगार, वही युवा किसी जगह अप्लाई करता है तो वो 40,000 महीना से कम की सैलरी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और 40,000 की सैलरी उसको कहीं मिलेगी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाएगा। वो ये पूरा समाज, पूरा युवा समाज को
ऐसी तरफ को धकेलने की एक साजिश है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लोग ऐसे रहेंगे नहीं जो सरकार से सवाल करे, और ये अपने सत्ता में बने रहने का एक प्लान है। अश्विनी जी, हिमाचल के 4% युवाएं जो आर्मी में जाते हैं, तो 4 साल बाद वो 4% बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, फिर कैसे देखते हो आप? फिर ऐसा है कि जो वहाँ से आएंगे, जो युवा आएंगे, तो वो वहाँ पर जो स्किल डेवलप करके आएंगे। जैसे कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 6th क्लास के बाद बच्चों को जो है वो उसको स्किल्ड के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन उसकी स्किल्ड को इम्प्रूव किया जाएगा। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी उसी तरफ जा रही है। अगर हम देखेंगे तो आने वाले समय में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वही दी जाएगी। तो आर्मी के अंदर भी जो बच्चा जाएगा वो 4 साल के अंदर वहाँ पर वो सैलरी भी लेगा, और साथ में जो पर्टिकुलर उसकी स्किल्ड होगी, जिस स्किल्ड को वो डेवलप करके आएगा, उस स्किल्ड के अंदर उसकी प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर होगी, वहाँ पर उसको प्रेफरेंस दी। जी विकास जी, आपसे फिर शुरू करते हैं। जैसे आपने बोला कि अग्निपथ स्कीम है, उसके तहत बेरोजगारी बढ़ जाएगी। 4% जो पूरे इंडिया के 4% हिमाचल से युवा जाते हैं, तो फिर आप क्या कहोगे? फिर इससे आगे शुरू करते हैं। सर देखिए, एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो इनकी योजना आ रही है, अग्निपथ है, अग्निवीर जो भी है, 4 साल के बाद जो एक बार युवा आर्मी में जाएगा वो 4 साल के बाद बेरोजगार होगा। अब इनका ये मत है, ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगर आर्मी में वो जा रहे हैं तो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, हम उसे स्किल डेवलप कर रहे हैं, है ना। यानी उसे ये आर्मी को अब ये कह रहे हैं कि आर्मी जो है वो देश सेवा के लिए, जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, ये वहाँ पर देश सेवा करने के लिए नहीं जाएंगे। इनके मुताबिक अब जो हमारी आर्मी होगी वो इंस्टीट्यूट होगा स्किल डेवलप करने के लिए। जी बिल्कुल। अब इसे ये स्किल डेवलपमेंट का एक साधन मानते हैं, इंस्टीट्यूट मान रहे हैं, या इसे देश सेवा के साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी बात कि जो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि जो बहुत से देशों में ऐसे विकसित देश है जहां पर ऐसे प्रावधान हैं। देखिए, हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारे देश की आर्थिक स्थिति, या हमारे देश की, जैसे हमारे देश की जनसंख्या है, हमारे देश की स्थिति उन देशों से अलग है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी पॉपुलेशन 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ के लगभग है। भाजपा सरकार ये भूल चुकी है कि जितनी उन देशों की कुल पॉपुलेशन है, उतने युवा हमारे देश में हर रोज दौड़ लगाते हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए। वहां पर उन देशों की हर युवा को आर्मी में लेकर जाना मजबूरी है, क्योंकि वही कम होनी चाहिए, नीतियां सुदृढ़ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर की तरफ इनको जाना चाहिए, पॉलिसीज उस ढंग की होनी चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले। अभी क्या कर रहे हैं? कोविड की बात कर रहे थे जी। कोविड में क्या हुआ? कोविड को जितना बड़ा हवा बनाकर पेश किया गया, इतना बड़ा हवा बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं थी। निर्दयता से लोगों के साथ डील किया गया। मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण देता हूं। परिवार में एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आ गया, 14 दिन का उसके घर के बाहर कर्फ्यू लगा दिया, 2 पुलिस के पहरेदार बिठा दिए, अंदर वाला बाहर ना आए, बाहर वाला अंदर ना जाए। सरकार ने ऑक्सीमीटर तक उनको नहीं दिए, सरकार ने मेडिसिन नहीं दी, मेडिसिन उनको बाहर से लानी पड़ी। अब सरकार की कोई तो जिम्मेवारी बनती थी। खाना अंदर मिल नहीं रहा है, बाहर से उन्होंने दिया नहीं। अब उन नागरिकों का क्या कसूर था? क्या वो देशवासी नहीं थे? क्या कहना चाहोगे सर? इन्होंने कहा कि सेहत सुविधाएं कोविड के टाइम नहीं प्रदान की गई, तो क्या मानते हो आप इसको? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी, आप बोलिए। जी, सेहत सुविधाएं कोविड के वक्त की बात तो बहुत अलग है। आज की तारीख में भी हिमाचल में सेहत सुविधाएं जो हैं वो बहुत अप टू द मार्क नहीं है जैसी होनी चाहिए। इतना बजट है, केंद्र में इनकी अपनी सरकार है, सब कुछ है। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि खाली बिल्डिंगें खड़े करने से विकास नहीं होता। अपने टेस्टों के लिए इनके जो हिमाचल से बाहर जाते हैं मंत्री, इनके बाहर इलाज कराते हैं।
ठीक है, बिल्डिंगें खड़ी की हैं, डॉक्टर्स इनके पास नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ इनके पास नहीं है, सुविधाएं इनके पास नहीं है। कोविड के वक्त में ये भी बात पता चल गई कि इनका स्वास्थ्य ढांचा कैसा है कि ये ऑक्सीजन तक प्रोवाइड नहीं कर तो पाए। सभी राज्यों में सर ऐसा ही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली जाके इलाज करवा रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं करवा रहे? तो ये तो मुद्दा है ही है सभी का। आप अकेले इनको हिमाचल को कैसे बोल देखिए, सकते हो? मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ। जब एक मुख्यमंत्री की बात करें, वो इलाज करवाने के उनको विश्वास नहीं है कि हम अपने इस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, दिल्ली चले गए हैं वो इलाज करवाने के लिए, तो आप कैसे देखते हो फिर? ऐसे नहीं होता। देखिए, आप इस चीज को आपकी समझें सरकार कि है पंजाब में तो। सरकार एक ट्रस्टी है जिसकी जिम्मेवारी है जनता। एक व्यक्ति विशेष को अगर हम छोड़ दें तो हम सब जनता हैं, छोटे लेवल की, बड़े लेवल की, लेकिन ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में कौन लोग जाते हैं? जो गरीब परिवार के या बहुत मध्यम वर्ग के होते हैं, लेकिन उनको भी आज पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वहाँ पे डॉक्टर बिठा भी दिया तो पर्चियाँ, अब मैं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, बहुत सालों से बहुत एसोसिएशन का ऑफिस बेरर हूँ, तो मुझे पता है कि मेडिकल व्यवस्था जो हिमाचल में कैसी है और इसमें कैसे सुधार होने चाहिए। तो वो सुधार अभी तक हो नहीं पाए हैं। कोविड का वक्त रहा। अब दूसरी बात, ये इन्होंने बात की महंगाई की, महंगाई उस चरम सीमा पे चलते हैं। अभी आप जैसे डॉक्टर की बात करें तो वही बात पंजाब में हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ, जो वीसी हैं डॉक्टर राज बहादुर, आप भी पेशे से एक डॉक्टर, उनके साथ किस प्रकार आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो व्यवहार करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यवहार एक डॉक्टर के साथ करना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यवहार मर्यादा से बाहर है तो वो डेफिनेटली निंदनीय है, चाहे तो वो किसी का भी हो। इस व्यवहार को निंदनीय मानते हो? मेरी एक बात समझे, इसको देखने का अलग अलग पहलू हैं। वीसी हैं जिन्होंने अपना सारा 72 साल की उम्र होगी, उन्होंने अपना सारा समय हेल्थ के लिए दे दिया, तो इस प्रकार उन्होंने अपना सारा समय हेल्थ के लिए दे दिया, प्रोफेशन के लिए दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा उनके पास एक वाइस चांसलर की जिम्मेवारी है। अब डिपेंड करता है कि हमें मंशा देखें या व्यवहार देखें। अगर हम मंत्री जी की मंशा देखें तो मंशा अगर बुरी नहीं है तो व्यवहार गलत हुआ तो मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दें। देखिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑफिस है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, क्योंकि आपको सरकार जो पैसा देती है वो जनता का पैसा देती है, किसी और का पैसा नहीं देती। ये बात आप मान के चलो। जी बिल्कुल। अब जनता का पैसा है, जिस बेड के ऊपर जरा सा लेटने के लिए वाइस चांसलर को तकलीफ होती है, डीसी को तकलीफ होती है, तो कोई व्यक्ति अगर बड़ा है उसकी रेपुटेशन का तो फर्क हो सकता है। लेकिन सरकार ने देनी, आम आदमी पार्टी ने, आपका ही वीसी है। मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दें। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको मुझे पहले वो मुद्दा कंप्लीट करने दें कि कोई व्यक्ति अगर अमीर है या कोई बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी रेपुटेशन का फर्क हो सकता है, लेकिन इस संसार में किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान बराबर है, चाहे वो कितना भी गरीब है। उसी बेड के ऊपर, उसी गद्दे के ऊपर वो जो अस्वस्थ लोग आके लेटते होंगे तो उनको कैसा महसूस होता होगा, जिसके ऊपर 2 मिनट लेटने के लिए इनको बुरा लगा। हाँ, अगर वो गैर मर्यादापूर्ण रवैया रहा है मंत्री जी का, वो मैंने पहले ही कहा है कि वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भगवंत मान जी ने भी टिप्पणी की है कि इसको किसी और ढंग से भी सुलझाया जा सकता था। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी का एहसास कराने के लिए है। आप भले बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में जाइए। हमारा पॉइंट ये है कि जो सरकार है, सेहत सुविधाएं की कमी जरूर है, चाहे हिमाचल की बात कर लें, चाहे आपकी ही पार्टी पंजाब में वहाँ बात कर लें। पंजाब में देखिए, पार्टी आपकी अभी आई है, 3 महीने की सरकार हुई है, 4 महीने हुए हैं, तो 100 दिन की सरकार हुई है। 100 दिन की सरकार में आप क्या सोच सकते हो? 100 दिन में तो एक बंदे का जो 10 बंदों का घर नहीं संभलता। इतनी बड़ी स्टेट है, इतनी अराजकता थी उसमें, इतना ड्रग माफिया वहाँ पे है, खनन माफिया वहाँ पे, हर जगह पे भ्रष्टाचार इतना है, तो अभी उसको संभलने में टाइम लगेगा। ये बात कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, जब 2.5 साल कम से कम हो जाए उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यहाँ सुधार नहीं हुआ। कम से कम आधा समय, आधा टेन्योर जो है आप होने दें। आज पंजाब की जनता जो है, भगवंत मान जी जो फैसले ले रहे हैं उससे खुश हैं, एक्सेप्टेबल है, खुश हैं, जनता खुश है। तो ये क्या शो करती है? ये इसी चीज़ को शो करती है कि जो भगवंत मान जी हैं उनकी डायरेक्शन सही है और सही रास्ते के ऊपर चले हुए हैं। जी बिल्कुल। आपके पास आते हैं, इन्होंने जैसे बोला कि सेहत सुविधाएं आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में नहीं है, हमने पंजाब की भी बात कर ली, तो आप क्या व्यू देते हैं? देखिए, आपके माध्यम से बड़ा अच्छा वक्तव्य गया है कि जब मुख्यमंत्री, इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री तो इलाज करवाने के लिए वो दिल्ली जा सकते हैं,
ठीक है, और जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो भी इलाज कराने के लिए अमेरिका जा सकती है, लेकिन एक आम आदमी जो है वो उसका इलाज जो है वो बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो सुख सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ये ठीक है कि उसमें जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है जितना इनके द्वारा बनाया जा रहा है। जहाँ तक मुद्दा ही बना रहे हैं, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल मुद्दा है। ऐसी स्थिति वस्तुतः नहीं है, ना ही कोविड में ऐसा रहा। सभी लोगों को जरूरत की चीज़ें, दवाइयाँ जो है मुहैया करवाई गई हैं। जहाँ तक कि लोगों की फाइनेंशियली भी मदद की गई है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो उसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पंजाब के 100 दिनों में तो उन्होंने जो वहाँ पर खालिस्तानी हैं या आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो बड़ी हैं। आज ऐसी क्या बात है कि इन्होंने एकदम से जो सुरक्षा को हटाया और उसको पब्लिसाइज किया। अगर इन्होंने सुरक्षा को हटाया था तो इनको वो पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था। सिद्धू मूसेवाले का जो मर्डर हुआ तो वो एक प्री प्लान था। तो सरकार की इंटेलिजेंस ही कहाँ गई? जगह जगह के ऊपर जो है वो खालिस्तानियों के झंडे लहराए जा रहे हैं, वहाँ पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुलिस का तो कोई किसी प्रकार का भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आने के बाद किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आपको तो हिमाचल जो है वो इस प्रकार की जो सरकार है उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो पंजाब में हालात आज हुए हैं, ऐसे हालात हिमाचल में हों, ये हिमाचली जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका कहने का मतलब है कि पंजाब में सरकार आपकी बनने के बाद आप हिमाचल में भी बैक फुट पे चलेगी, ये आपका कहने का ये मतलब? बिल्कुल जी बिल्कुल। सहमत हो सर आप? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये तो अब इनको पता तब चलेगा जब इलेक्शनों के रिजल्ट्स आएंगे। हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं और जगह जगह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि भाजपा को या कांग्रेस को बारी बारी में सत्ता में लाना यहाँ की जनता की मजबूरी रही है, लेकिन अब उनके पास विकल्प है और पहला विकल्प है आम आदमी पार्टी के रूप में। जिस चीज़ को ये फेलियर कह रहे हैं वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन आम जनता जो है वो अपने आप से कंसर्न होती है कि उसकी बुनियादी सुविधाएं उसको अगर मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो है हर हालत में सिस्टम में, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में देख रही है, कितना सहमत हो? विकल्प लोग चाहते हैं तीसरी पार्टी का? सर, पंजाब में आपकी सरकार आई, लोगों ने देख लिया जो वहाँ पर अराजकता फैली, जो वहाँ पर गुंडागर्दी के नंगे नाच हो रहे हैं, जो दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हैं। तो वहाँ से तो हिमाचल के लोग, क्योंकि हिमाचल और पंजाब जो है एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, तो हिमाचल के लोग तो देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया सुशासन आप जो है वो हिमाचल में भी दे सकती है। तो हिमाचल में तो तीसरे विकल्प के रूप में नहीं देखा जा रहा है। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिमाचल में विकल्प के तौर पर हिमाचल विकास कांग्रेस भी आई थी। हिमाचल में विकल्प के तौर पर हिमाचल लोकहित पार्टी भी आई थी। हिमाचल में विकल्प के तौर पर और भी बहुत सी पार्टियां आई हैं। तो हिमाचल में तो थर्ड पार्टी विकल्प को लोगों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। तो आपने 4.5 साल ओपोजिशन की है, तो 4.5 साल में आपने ऐसे कौन कौन से मुद्दे उजागर किए हैं जिससे आप बीजेपी से ज़्यादा हैवी हो जाएंगे आने वाले इलेक्शन में? देखिए, कांग्रेस ने विपक्ष में बैठकर बीजेपी की, भाजपा की हर नाकामी को, हर नालायकी को लोगों के सामने लेकर आई है। और अगर बड़ी नाकामी की बात करते हैं तो बड़ी नाकामी कोविड काल पर ये नाकाम रहे। पीपी किट घोटाला हुआ, इनके समय में हुआ, कोविड काल के समय में हुआ। आज भी अगर आप देखें, आज आयुष्मान योजना लगभग हिमाचल में कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई पैसा हिमाचल में नहीं आ रहा है। हमारे अस्पतालों में कोई दवाई नहीं आ रही है, हमारे अस्पतालों में कोई ऐसे साधन नहीं है कि जिसके व्यापार ये बोल सकें कि जी हम शिक्षा को हम स्वास्थ्य को हम अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हिमाचल में अराजकता इनके समय में बढ़ी है। ताज़ा घटनाएं आपको मैं ऊना की गिना देता हूँ। प्राची राणा लड़की का मर्डर हुआ, दिन दिहाड़े मर्डर हुआ। गगरेट में हमारी एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ। क्या घटना हुई मैं शब्द भी नहीं बोल सकता। जो उसके साथ हुआ मैं शब्द नहीं ले सकता उस बच्ची का, मतलब उसमें मैं उस क्राइम का नाम भी नहीं ले सकता जो उसके साथ क्राइम हुआ। क्राइम ग्राफ बढ़ा है। और इससे आगे की बात आपको बताता हूँ। प्राची राणा
बच्चे का मर्डर हुआ, सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लोगों की मांग थी कि पॉस्को लगाई जानी चाहिए, सरकार और पुलिस प्रशासन ने पॉस्को एक्ट नहीं लगाया, मजबूर होकर यहाँ की जनता को सड़कों पर आना पड़ा, धरने देने पड़े, और जिन लोगों ने उस मांग को उठाया, सरकार के खिलाफ गए, सरकार को बोला कि आप गलत कर रहे हैं, प्रशासन को बोला कि आप गलत कर रहे हैं, उन सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो सर ऐसा क्यों सरकार ने किया? जी इनसे जानते हैं। बिल्कुल, एक मिनट जी, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दो। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, वो मुकदमे छेड़ रहे हैं। क्या बीजेपी इसे सुशासन की बात करती है? आखिर उसके बाद जब लोग धरने के ऊपर बैठे, जब लोगों ने एजिटेशन किया, उसके बाद पॉस्को क्यों लगाई? इट मींस पॉस्को बनती थी, पुलिस और सरकार जानबूझकर पॉस्को नहीं लगाना चाह रही थी। प्रोटेस्ट करने के बाद ही उसके बाद ही पॉस्को लगाई गई। लेकिन वो जो लोग वहां पर एजिटेट में इकट्ठे हुए थे, एजिटेशन कर रहे थे, उनको पुलिस या डंडे, हम पुलिस या डंडे बोल सकते हैं, जिनको ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है? हमारे आप देखिए कितने हमारे ऑफिस या कार्यालय हैं जहाँ पर कर्मचारी नहीं हैं। ये तो सरकार का काम है, सरकार ने मुहैया करवाने हैं। वहाँ पर कितनी तहसीलें हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। अब ये तो सरकार ने देखना ना। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं सर। जब पॉस्को की बात करें, पॉस्को प्रोटेस्ट करने के बाद ही लगा, पहले क्यों नहीं लगाया गया? क्यों प्रोटेस्ट? कहाँ सुरक्षा, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर? तो फिर बीजेपी कहाँ है आने वाले इलेक्शन में? ऐसा है, जिस प्राची हत्याकांड की ये बात कर रहे हैं, वो कांड, प्राची हत्याकांड जब हुआ तो उसका कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। ये काबिल दोस्त एडवोकेट भी हैं, ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उस केस का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। इसलिए जितने भी साइंटिफिक एविडेंस आए हैं, उन साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, ये भाई साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इंक्वायरी के बाद आप किसी भी धारा को उसमें जोड़ सकते हैं। तो जब वो इंक्वायरी चल रही थी, इंक्वायरी के बीच में ही लोगों का रोष था, हम लोग भी सभी थे उसमें, तो लोगों का रोष था, लोगों ने मांग की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे धरने प्रदर्शन के बाद ही जो है वो उस धारा को जोड़ा गया। अदरवाइज अगर हम धरना प्रदर्शन नहीं भी करते तब भी वो जो है वो प्रोसेस है, एक पुलिस का, एक प्रशासन का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के द्वारा उस धारा को जो है वो उसमें जोड़ा। विकास जी, आप एक एडवोकेट भी हो, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, एक बच्ची का मर्डर हुआ, बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई, पॉस्को तो इनिशियल स्टेज पर बनती थी। मर्डर हुआ, किसी मंशा को लेकर तो मर्डर किया गया ना, पॉस्को तो इनिशियल स्टेज पर बनती थी। लेकिन जानबूझकर क्राइम को छुपाने के लिए पुलिस और प्रशासन, अब कौन सा दबाव इनके ऊपर था? सरकार के ऊपर था। अब ये सरकार ही इसके ऊपर बता सकती है। बात सिर्फ एक प्राची हत्याकांड की नहीं है, बात यह है अभी जालाकोड़ी में क्या हुआ, हमारी एक लड़की का मर्डर हुआ। मैं तो ये आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो जिस महिला सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं ना, कि महिला सुरक्षा, इसके ऊपर ये हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हमें दी जानी चाहिए, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि सरकार हर पहलू पर नाकाम रही है और नाकाम है। और लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि सरकार से इस बार पीछा छुड़ाएंगे, और ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने जो देख रहे हैं, हम रिपीट करेंगे, ये रिपीट होने वाला कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सुरेंद्र जी। सर, जानना चाहते हैं हिमाचल के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है हिमाचल में? देखिए, मेरे साथ ही दोनों भाजपा और कांग्रेस से इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बड़ी भयानक है। ये भी मुझे पंजाब की एग्जांपल दे रहे थे। पंजाब में तो नई नई सरकार बनी है, तो वहाँ पे सत्ता संभालने के बाद बहुत कुछ संभालने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ तो भाजपा की सरकार को अब पौने 5 साल हो चले, 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए हैं, और ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति तो मुझे लगता है हमारी एडजॉइनिंग स्टेट जो है पंजाब में भी नहीं है कि वहाँ पर दिन दिहाड़े ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों के रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, सारा कुछ होता है। तो सरकार
किसी भी फ्रंट के ऊपर भाजपा की जो मौजूदा सरकार है प्रदेश की, ये कामयाब नहीं रही है। हर फ्रंट के ऊपर ये नाकाम रही है और इनको अपनी नाकामी को मानकर खुद ही सत्ता से हट जाना चाहिए, अदरवाइज़ वैसे भी जनता इनको नहीं लाने वाली। एक यही सेगमेंट है जहाँ पर मोदी जी ने राहत दी है कि आप जितने मर्जी सपने देखो, दिन को देखो, रात को देखो, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, तो ये सपने देख सकते हैं। लेकिन भाजपा सत्ता में आने वाली नहीं है और नहीं। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने जैसे हमने डिबेट शुरू की थी तो बात की थी कि पेंशन की बात की हमने कि 80 साल से उम्र कम करके 60 साल उम्र कर दी है, तो लेकिन जो सरकारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी बंद कर दिया गया है। फिर कहाँ बीजेपी है? देखिए ऐसा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो आज बंद नहीं हुई, वो 2002 से बंद है। और जब वो बंद हुई थी तो भारत के अंदर हिमाचल पहला राज्य था जिसने ओपीएस को बंद किया था। और इनको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो भारत के अंदर पहली ऐसी सरकार थी कांग्रेस की सरकार जिन्होंने ओपीएस को बंद किया है। अभी जो वर्तमान सरकार है इसमें संभावनाएं देखी जा रही हैं। अगर सरकार के पास रिसोर्सेज होते हैं, सरकार को लगता है कि ओपीएस शुरू करनी चाहिए, उस लेवल पे बातचीत चल रही है तो ओपीएस। बिल्कुल, आपने बोला कि पेंशन होगी बंद, 2002 से कांग्रेस की सरकार थी या आपकी सरकार है अभी, तो जिसने अपना जीवन का 25-30 साल सर्विस की उसकी पेंशन बंद होगी। लेकिन अगर हम बात करें विधायकों की तो मात्र इलेक्टेड होते हैं, वो सिलेक्टेड तो होते नहीं है। उनकी पेंशन बंद होने पे बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस पर आपका क्या विचार है? फिर देखिए, जहाँ तक पेंशन की बात है तो हम ये कहते हैं कि पेंशन सबको होनी चाहिए। हम किसी के बंद करने की बात यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे? हम ये कहते हैं कि सबको पेंशन होनी चाहिए, सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। विकास जी। सर, पेंशन ओपीएस के ऊपर तो ये साइलेंट है। हमने अनाउंस किया हुआ है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पेंशन को दोबारा से लागू किया जाएगा। हम तो कह रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, हम इसे लागू करें। इनकी तो सरकार है, ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? देखिए, जो भी भाजपा का कानून बनता है, आप एक बात के ऊपर गौर कीजिए, मेरी बात के ऊपर। जीएसटी लगाया, हमारा व्यापारी खुश नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए हम जीएसटी लगा रहे हैं। हमारे व्यापारी विरोध में आ गए क्योंकि जीएसटी उनके खिलाफ था। कृषि कानून लेकर आए, हमारा किसान खुश नहीं था। अग्निवीर अग्निपथ योजना लेकर आए, हमारा जवान खुश नहीं है। तो भाई ऐसे कानून बना ही क्यों रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? जो भी कानून बनाते हैं वो उस वर्ग के खिलाफ होता है जो ये बात कर रहे हैं कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, उसके खिलाफ कानून बनाते हैं जो उनके हक में होता नहीं है। तो फिर कानून क्यों बना रहे हो? अब मैं एक मिनट कंक्लूड करूं मैं। अब जिस वर्ग के लिए कानून बनाते हैं उसके हक में नहीं होता है क्योंकि वो वास्तव में कानून ही गलत होता है। उसके बाद इनका एक आईटी सेल आता है। जब किसान विरोध करते हैं तो किसानों को गाली निकालना शुरू कर देते हैं कि जी किसान मूर्ख है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। जब जीएसटी व्यापारी के खिलाफ जाता है और व्यापारी एजिटेशन बोलते हैं तो उनका आईटी सेल ठीक है, फिर उसकी फेवर में आ जाता है। लेकिन अभी हम जो टॉपिक है वो हमारा है कि पेंशन पे बात कर रहे हैं। पेंशन 2002 में बंद की, आप बोल रहे हो कि हम उसको शुरू कर देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पेंशन 2002 में सरकारी जॉब करी जिसने की है उसकी पेंशन बंद होगी, तो क्या विधायकों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए? पंजाब में बात करते हैं तो जितनी बार विधायक जीता है उतनी पेंशन उसके साथ जुड़ जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, उन्होंने सिर्फ एक ही पेंशन रखी, चाहे जितनी मार मर्जी एमएलए विधायक चुना जाए पेंशन एक ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे जिसने सरकारी जॉब की उसकी पेंशन बंद है, तो इलेक्टेड पर्सन की पेंशन बंद होनी चाहिए। तो वो वॉलंटरी तौर पे आया है, सिलेक्टेड तो नहीं है, वॉलंटियर आया। क्या कहीं ना कहीं उनकी पेंशन भी बंद होनी चाहिए? देखिए, हमारे बहुत से ऐसे विधायक हैं। देखिए, हमारे बहुत से ऐसे विधायक हैं, हमारे ऐसे कांग्रेस के विधायक भी हैं। हमारे वीरभद्र सिंह जी विधायक रहे हैं, हमारे वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो पेंशन नहीं लेते थे, वो कोई पैसा नहीं लेते थे, वो कुछ सैलरी नहीं लेते थे। हमारे हम जहाँ पर हम बैठे हैं, हम ऊना में बैठे हैं, हमारे ऊना के विधायक है सतपाल रायजादा जी हैं। उन्हें जो भी पेंशन मिलती है, जो भी सैलरी मिलती है, वो लोगों के बीच बांटते हैं।
अगर वो उस पैसे को लोगों के बीच बांट रहे हैं तो उनको पेंशन मिलना, पैसे लेना और नहीं लेना बराबर की बात है। बिल्कुल। और सर हम आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी हम सरकार में नहीं हैं। हिमाचल में जब सरकार आएगी तो इस मुद्दे के ऊपर जो है ज़रूर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार बनते ही जो उन्होंने लिया, ये ऐतिहासिक निर्णय है और पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐसा ऐतिहासिक निर्णय कहीं नहीं हुआ कि उन्होंने सारी पेंशनें बंद करके, जो मल्टीपल पेंशन थी, मल्टीपल इलेक्टेड थे, एक पेंशन रख दी, एक पेंशन रख दी। उसी से ही कम से कम 84 करोड़ रुपए का जो है पंजाब सरकार को लाभ हुआ है और वो जनता की सेवा के लिए यूज़ होंगे। तो कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि जो मल्टीपल टाइम पेंशन मिलती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जितनी एक एमएलए को एक बार जीतने के बाद पेंशन मिलती है वो घर चलाने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आज सुपर संडे में जो हमारे साथ हमारे मेहमान आए थे उनसे हमने बात की कि आखिर जो हिमाचल के चुनाव के दौरान मुद्दे हैं उस पर विचार किया, किस प्रकार कौन सी पार्टी कब कितना जोर लगा रही है, किस में कितनी कमी है, सारी बात हमने इनसे की। इसी तरह जो सुपर संडे का सेगमेंट है हमारा लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए जो हमारे साथ हमारे मेहमान आए हैं उनका धन्यवाद एक बार फिर से बता देता हूं कि भाजपा से अश्विनी धीमान जी आए हैं, सर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से विकास कश्यप जी आए हैं, इनका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सुरेंद्र सूर्या जी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर मिलते हैं नए मेहमान नए मुद्दों के साथ। फिलहाल मेरे को राकेश राणा को दें इजाजत। धन्यवाद। होंगे जुबानी युद्ध, इसी युद्ध में समस्याओं के हल भी होंगे। राजनीति